हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे NCERT सार संग्रह का जो हमारा चल रहा था ज्योग्राफी पार्ट से ये हमारा आज ये पार्ट 2 ज्योग्राफी का ही आज ये पार्ट 2 होगा। कल हमने पार्ट 1 जाना था। साथ ही हम लोगों ने हिस्ट्री का जितने भी सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो कुल 3 से 4 पार्ट में आपको वीडियो दिए गए हैं, जिनमें एंसेंट हिस्ट्री जो आपको एक पार्ट में है, वही मेडिवल हिस्ट्री आपको एक पार्ट में और मॉडर्न हिस्ट्री आपको 2 पार्ट में दिए गए हैं। वो सभी एक प्लेलिस्ट में अब कर दिया गया है, उसे आप लोग जा कर के ज़रूर देख लेंगे। ये सभी वीडियो जो है आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम, खास करके जो अभी PCS लेवल के एग्ज़ाम है हर एक स्टेट का, चाहे वो 66 BPSC हो या अदर स्टेट, वही ASI और दरोगा, साथ ही जो रेलवेज के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2, जिसमें 2 से ढाई घंटे में आज ये वीडियो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी का ये पूरा चैप्टर ख़त्म। फिर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि अगला वीडियो आप लोग को किस सब्जेक्ट पर चाहिए, वो आर्ट्स का हो या साइंस का। ये हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। साथ ही मैं बता दूं, आपको ये सभी वीडियो यानी NCERT बुक्स ख़त्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा इन्हीं क्षेत्र से, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका आकलन भी खुद आप कर सकते हैं। चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करेंगे। खास करें हमें वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे जो हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट किए हैं। वो हमें कमेंट्स करेंगे और बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। चलिए, PDF के लिए आप लोग ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप्स को। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स दिए गए हैं। पिछले सभी वीडियो के PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से पिछले सभी वीडियोस के PDF मिल जाएंगे। आज बात करेंगे, हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी से कृषि एग्रीकल्चर का। इससे पहले के जो चैप्टर थे यानी पहले पार्ट में हम लोगों ने शुरू से लेकर के यानी भारत की भौतिक स्वरूप से लेकर के हम लोगों ने नदियाँ तक देखा था। अब नदियों के आगे जो चैप्टर है वह है हमारा कृषि एग्रीकल्चर। इनसे जितने भी सभी पॉइंट वाइज बिंदुवार बताए गए हैं उसे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे। जिनको PDF में अगर कहीं पे नहीं दिखेगा तो आप टेंशन नहीं लेंगे। मैं हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को पढ़ करके आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुन लेंगे। साथ ही बता दूं, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते रहता है PDF आपको समय अनुसार प्रोवाइड करा दिया जाएगा। समय समय पे PDF आप, क्योंकि PDF तैयार करने में भी टाइम लगती है, तो PDF आपको हर वीडियो के अगर उस दिन नहीं मिले तो आप एक दिन इंतज़ार कर लेंगे, अगले दिन आपको PDF ज़रूर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब शुरू करेंगे हम लोग कृषि एग्रीकल्चर। बात करें तो एग्रीकल्चर जो शब्द की उत्पत्ति है वह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है, एग्री तथा मृदा, सॉइल। कल्चर का अर्थ होता है कृषि यानी कल्टीवेशन। वही यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, यह 14% है। अब यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जानना शुरू करेंगे। यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। पहली फसल है हमारा रबी फसल। रबी फसल है जो शीतकालिक फसल कहा जाता है। इनके जो प्रमुख फसल होते हैं रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, ये सभी जो है रबी फसल के रूप में पाए जाते हैं। इनकी जो बुआई अवधि होती है यानी बोने का टाइम यानी फसल लगाने का जो टाइम है वह है अक्टूबर माह से नवंबर माह के बीच में, जबकि कटाई यानी फसल तैयार हो जाती है मार्च से अप्रैल महीने में। दूसरी फसल है
खरीफ फसल। खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। इनमें होने वाले प्रमुख फसल हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सभी आदि। वही खरीफ फसल का जो बुआई अवधि है, फसल लगाने की अवधि, वह है जून से जुलाई, जबकि फसल तैयार हो जाती है और कटाई अवधि है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तीसरा फसल हमारे यहाँ ऋतु आधारित पाई जाती है जायद फसल। जायद फसल वह फसल होती है जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो समय पाया जाता है, खाली समय, उस समय इसे लगाया जाता है। इसे शीत एवं ग्रीष्म के मध्य की फसल कही जाती है, जिनमें आपको तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती देखने को मिलती है। ये मुख्य रूप से जायद फसलें बुआई की जाती है इसकी अप्रैल से मार्च महीने में और कटाई की जाती है जून से जुलाई महीने में। अब आगे चलेंगे। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। कृषि जो होती है, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग होता है युग्म पैदावार। इसका अर्थ होता है विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। युग्म का मतलब पेयर यानी कि जोड़ी में, तो जो मौसम होते हैं उसके बीच में दो फसलों का उगाना। जैसे आप देखे होंगे गेहूँ और उसके साथ में ही सरसों का बुआई करना, ये युग्म फसल के रूप में जानी जाती है। चना के साथ में तीसी, ये सभी युग्म फसल के नाम से जानी जाती है। आगे है कृषि मिश्रित कृषि यानी मिक्स एग्रीकल्चर की प्रमुख विशेषता क्या है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं रखना है, युग्म पैदावार और मिश्रित कृषि दोनों अलग अलग होते हैं। आगे भारत में संकारी यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। चालू जोतों का आकार राजस्थान में है। यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता यानी हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। आगे भारत में रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। यानी वैसे दो राज्य जो रासायनिक उर्वरक यानी खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और वह राज्य है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। यह है उत्तर प्रदेश। आगे भारत में अनुबंध कृषि जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। जो गेहूं होती है वह मुख्य रूप से हमारा रबी फसल है, और रबी फसल के लिए जो भौगोलिक दशा होती है उसमें हमें चाहिए मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा, न ही ज़्यादा गर्मी और न ही ज़्यादा वर्षा। आगे पॉइंट दिया गया है चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। आगे कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। गेहूं की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत में जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वह है चावल। अब आगे यहाँ है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है। भारत के जो सबसे ज़्यादा फसल उपजाई जाती है वह है धान, जिसे चावल के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट्स दिए गए हैं। मक्का, मेज मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर यानी खरीफ, रबी एवं जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। आगे है भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। चावल की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा वॉल ऑफ राइस कहा जाता है। जो भारत का
जो चावल का कटोरा के क्षेत्र से जो जाना जाता है वह है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। मुख्य रूप से अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। अगर आपको एग्जाम में छत्तीसगढ़ न दिखे तब ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ ज़्यादा फेमस है और यह क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। आगे जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये सभी जो है जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा ये सभी धान की फसलों की एक उन्नत किस्म है। ग्रीन गोल्ड किस की किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है यह चाय की किस्म है। आगे धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? धान की फसल के लिए जो जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह होता है ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाने वाला क्षेत्र है खरगोन जिला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? बॉल ऑफ शुगर कही जाती है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है, पर गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, जबकि चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। पॉइंट से भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। आगे करनालवट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग गेहूं का एक है करनालवट, जो कि टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। आगे यहाँ बॉक्स में दिए गए हैं कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। एक तरफ है क्रांति और दूसरी ओर है कृषि, जिनमें पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला है सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। यह मुख्य रूप से फल एवं सब्जी उत्पादन, साथ ही बागवानी यानी उद्यान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला है कृष्ण या काली क्रांति। कृष्ण क्रांति जो संबंधित है यह मुख्य रूप से पेट्रोलियम और खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से संबंधित है। नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए संबंधित है, जबकि गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। वही भूरी क्रांति की बात करें तो यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अजत अंडा उत्पादन से, और इंद्रधनुषी क्रांति जो है यह मुख्य रूप से कृषि संबंधित समग्र क्रांति यानी कि नवीन कृषि नीति में निर्धारित की गई है। कृषि संबंधी जो जितने भी क्रांति हैं उन सब से संबंधित एक क्रांति बनाई गई, इंद्रधनुषी क्रांति। आगे है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है नदियों की जोड़ने की योजना है। एक है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति जो है कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। वही लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। आगे बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? जो बाजरे होते हैं उसके लिए मुख्य तापक्रम होती है, क्षेत्र है उष्ण एवं शुष्क। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। आगे औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? धान की। आगे भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? सोयाबीन के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है?
कौशल जो है यह मुख्य रूप से मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति है। आगे, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? जो दलहनी फसल होती है उनमें नाइट्रोजन की क्षमता सर्वाधिक होती है। पॉइंट दिए गए हैं, दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट ट्राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। यानी हम कह सकते हैं कोबाल्ट के लिए जो हमारे जीवाणु है वह है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बनाए रखता है। आगे, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होती है? जो 3/4 रेशम है वह ज़्यादातर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वह किस देश से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग का संबंध अमेरिका से संबंधित है और उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी विश्व स्तर पर। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। आगे, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा गेहूं फसल थी जिसका फायदा हुआ हरित क्रांति से। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था? मैक्सिकन गेहूं की। यहाँ पर हमने जाना कि उत्पादन और उत्पादकता हुई किस फसल की, तो गेहूं की। पर किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन में अगर नाम के साथ पूछे तो वह है मैक्सिकन गेहूं। आगे, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? जो भारत को सबसे ज़्यादा अगर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है नकदी फसल के रूप में, वह है चाय। लाल विगलन यानी रेड रूट किस फसल का रोग है? रेड रूट फसल जो है यह एक प्रकार की गन्ना की फसल के लिए रोग है। पॉइंट दिया गया है, मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक संकेतक यानी जिसे हम लोग जीआई टैग के नाम से जानते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा प्राप्त है। मूंगा रेशम जो कि असम में पाया जाता है। आगे, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। फ्रेंड्स बता दूं, जीआई टैग जो होती है किसी भी वैसे क्षेत्र को दिया जाता है जो कि किसी एक विशेष क्षेत्र पर पाई जाती है और उसे वह जीआई टैग सिर्फ 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आगे, मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? मक्के की जो फसल है वह लगभग 140 दिन में कंप्लीट होती है। आगे, यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। एक साइड है कृषि संगठन, दूसरे साइड मुख्यालय। देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह है कानपुर। दलहन के लिए कानपुर। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र यह है मुंबई में इसकी मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको। यहाँ पर हमने जाना अंतर्राष्ट्रीय 2 देखने को हमें मिले, जिनमें जो है और एक ये अलेप्पो, ये 3 अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है जिनमें चावल के लिए मनीला, मक्का और गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि केंद्र मैक्सिको और सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो। आगे दिया गया है प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। एक साइड है बोर्ड, दूसरे साइड है मुख्यालय। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में।
वही रबर बोर्ड का जो मुख्यालय है केरल का एक शहर कोट्टायम में। चाय बोर्ड का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड की राजधानी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। वही मसाला बोर्ड यह है कोचीन केरल में। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली दिल्ली में। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड महाराष्ट्र के पुणे में। आगे, दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। ये इलायची की पहाड़ियाँ जो है यह मुख्य रूप से केरल में पाई जाती है, जिसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है। और यहाँ पर चाय की खेती प्रमुख रूप से निचली ढालों पर की जाती है। आगे है भारत में झूम कृषि के प्रकार। कुछ भारत में जो झूम कृषि वैसे कृषि को कहा जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान बदल बदल करके की जाती है। देखेंगे उसके क्षेत्र और झूम कृषि के प्रकार। पहला है उत्तर पूर्वी राज्य, यानी कि जहाँ पर हमें सेवन सिस्टर के रूप में जो जानते हैं, जहाँ से प्रमुख राज्य असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन 4 राज्यों में खास करके झूम कृषि देखने को मिलती है। आगे है आंध्र प्रदेश व ओडिशा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पोंदू, पामाडाबी, केमान और बरीगा, ये सभी वहाँ उस क्षेत्र की झूम कृषि ही है, पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। पश्चिमी घाट में झूम कृषि के प्रकार को जाना जाता है कुमारी नाम से। पश्चिमी घाट कहने का मतलब ये हुई जो भारत कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो क्षेत्र है केरल और आंध्र प्रदेश के आसपास की जो क्षेत्र है, यहाँ तमिलनाडु के जो क्षेत्र है उसे पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। बात करें केरल की, तो केरल में है पूनम या पूर्णम। वही मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जो झूम खेती का प्रकार है वह है बीवर या दाहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा नाम की झूम कृषि होती है। वही जो मणिपुर है यहाँ पर पामलू नाम से झूम कृषि होती है। हिमालय क्षेत्र में खील नाम से, जबकि झारखंड में कुरुल या कुरावा नाम से। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला में दीपा नाम से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी दीपा नाम से झूम खेती की जाती है। आगे है बराक घाटी। बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गन्ना। बराक वैली जो है इसकी महत्वपूर्ण फसल गन्ना मानी जाती है। भारत के किस राज्यों को मसालों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? केरल को। पॉइंट है लौंग, जिसे क्लोव्स कहा जाता है। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है, जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। आगे, भारत में काला सोना या ब्लैक गोल्ड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक यानी जेनेटिक परिवर्तित रूप है? शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 यह मक्का का परिवर्तित रूप है। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में केसर मुख्यतः जो एक राज्य है वह है जम्मू कश्मीर, जहां पर पाई जाती है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। आगे, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सोना 2। आगे, ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ललित जो है यह अमरूद की एक फसल है, किस्म है। आगे, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, जिसे कोदो के नाम से भी जाना जाता है,
मंडुआ को निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान में। पॉइंट है, निर्वाह मूलक कृषि यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। आगे, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? राइजोम, प्रकंद। अदरक का जो खाने योग्य भाग होता है उसे प्रकंद कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केरल जो विश्व में प्रसिद्ध है वह है गरम मसाले के लिए। आगे दिए गए हैं प्रमुख कृषि संस्थान, जो एक साइड संस्थान और दूसरे साइड में स्थान जो कहाँ पर स्थित है वह दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, यह हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी निगम जो है और डेयरी विकास बोर्ड यह है आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह है करनाल हरियाणा। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, उर्वरक गुणवत्ता का यह है फरीदाबाद। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैजरघट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बंगलुरु। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर। पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान यह है रांची में। मालवीय विकास अमर, आजाद, बहार, परास आदि लहर यानी अरहर यानी तूर की प्रमुख किस्में हैं। मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार और परास ये सभी तूर की प्रमुख किस्में हैं। आगे कुल फसलों में राज्यों का स्थान, यह जो डेटा दी गई है वह है 2016 से 17 के बीच की फसल है। यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पंजाब का। कुल दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा महाराष्ट्र। तिलहन उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। जबकि कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। अब आगे विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, जो कौन सी फसल भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है। कुल यहाँ पर टॉप 3 दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखेंगे पहला फसल है चावल। चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, उसके बाद पंजाब, तब उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, द्वितीय स्थान पंजाब और तीसरा मध्य प्रदेश। बाजरा उत्पादन में राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, तब गुजरात। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय महाराष्ट्र और तीसरा मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान राजस्थान। अरहर
तूर जिसे कहा जाता है, इसके उत्पादन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और फिर कर्नाटक। मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा बिहार। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश। सरसों के लिए राजस्थान, तब हरियाणा, तब मध्य प्रदेश। सोयाबीन के लिए प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान। सूरजमुखी उत्पादन के लिए प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान बिहार, तब तीसरा ओडिशा। कपास उत्पादन के लिए पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना। जूट उत्पादन के लिए पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा असम। आलू उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तब तीसरा बिहार। प्याज उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब कर्नाटक राज्य। आगे, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये सभी सोनालिका, अर्जुन और सोना गेहूं फसल की उन्नत किस्में हैं। पेंगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? पेंगिंग प्रक्रिया जो है यह मूंगफली के लिए लाभकारी एक प्रक्रिया है। आगे है पॉइंट, झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि यानी इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज, यानी न्यूनतम भूमि में अधिकतम उत्पादन करना, यही गहन कृषि कहलाती है। आगे, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? सरसों एवं बाजरा। पॉइंट है, भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, उसके बाद केरल, तब तमिलनाडु। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तिलहन में मध्य प्रदेश, दलहन में भी मध्य प्रदेश। आगे, उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? उकठा रोग जो है चना में होने वाली एक रोग है जो चना को प्रभावित करती है। आगे, भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य है वह है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम और तीसरा बिहार। आगे जो फसल पश्चिम बंगाल में जूट जो है, पहला में पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा में असम। आगे है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? कपास उत्पादन में गुजरात, तब महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? रबर और नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य है केरल। आगे, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? कहवा, रबर और तंबाकू की कृषि मुख्य रूप से कर्नाटक में की जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। यहीं पर ही राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? पौधे उगाने के साथ साथ मछली पालन करना यह एक्वापोनिक कृषि कहलाती है। एक्वापोनिक एग्रीकल्चर में पौधे और मछली को साथ साथ पाले जाते हैं। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पॉइंट है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य जो कि घटते क्रम में दिया गया है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब कर्नाटक और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। आगे, किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है गेहूं और गन्ना फसल में। आगे, लेनसीड जिसे अरंडी कहा जाता है का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है?
गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? सदाबहार क्रांति का संबंध जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन को बढ़ाने से। जैविक कृषि वैसी कृषि को कहा जाता है जिनमें जो उर्वरक होते हैं उसका प्रयोग नहीं करके प्राकृतिक रूप से कृषि करना जैविक कृषि कहलाता है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आगे, सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रेशम उत्पादन में कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? कपास, नमक और मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? वर्ष 1984 में। आगे, सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से प्रेरित है जूट उत्पादन, जूट को। अब अगला चैप्टर है हमारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर लाइक करते रहेंगे। पशुपालन से संबंधित बातें करें तो 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? यह जारी किया जाता है हर वर्ष, यानी हर एक रिपोर्ट मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पॉइंट दिया गया है 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गौ पशु यानी गाय की 35.94%, भैंस की 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सूअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.25% है। आगे, प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी 100 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा मवेशियों की जो संख्या घनत्व है वह है बिहार में। बिहार में मानव जनसंख्या में भी इसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जो दूध देने वाली सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है वह है जमुनापारी। आगे, गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? गाय की एक प्रजाति है थारपारकर जो कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। पॉइंट है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में जहां 23% की और उसके बाद तेलंगाना में 22% की वृद्धि देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दूध उत्पादन से ही है और इसके जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। आगे, मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है? जो अंडे के कवच होते हैं वह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सा है? सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की जो नस्ल है वह है लेग हॉर्न। आगे दिया गया है भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। सूरतगढ़ जो राजस्थान में, चिपलीमा और सुनबेड़ा ओडिशा, धमरोड गुजरात, हैसरघट्टा कर्नाटक, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश, ये सभी केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म हैं। आगे, ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के साढ़ और प्रशीतित बीर यानी कि रेफ्रिजरेटेड सीमेन का उत्पादन करती है। केंद्रीय प्रशीतित बीर उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है जो उत्तम नस्ल के साढ़ एवं भैंसों का
वीर्य उपलब्ध करवाता है। आगे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड्स के विभिन्न चरण। पहला है चरण ऑपरेशन फ्लड 1, जो कि जुलाई 1970 से मार्च 1981 के बीच चलाई गई। दूसरा है ऑपरेशन फ्लड 2, जो अप्रैल 1981 से मार्च 1985 के बीच रही। तीसरा ऑपरेशन फ्लड चला अप्रैल 1985 से मार्च 1996 के बीच में। आगे, भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? भैंस की जो देसी नस्ल है वह है मुर्रा, नीली, रावी एवं जाफराबादी। ये सभी जो है भैंस के प्रमुख नस्ल है। जाफराबादी और जमुनापारी में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जमुनापारी जो होती है वह बकरी की नस्ल है, जबकि जाफराबादी भैंस की नस्ल है। आगे, भारत में विभिन्न प्रकार के रेशम के कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? टसर रेशम। भारत में जो है मुख्य रूप से यानी रेशम के जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार पाए जाते हैं, और यह 4 प्रकार जो सभी 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से भारत में ही पाए जाते हैं। टसर रेशम। टसर रेशम जो है वह झारखंड में लगभग 74.2% पाई जाती है। दूसरा है ईरी रेशम। ईरी रेशम जो है असम में पाई जाती है और उसका उत्पादन प्रतिशत है 64.2%। मूंगा रेशम। मूंगा रेशम जो है असम में 81.7%। सहतूत रेशम। सहतूत जो है कर्नाटक में 42.2%। ये सभी 4 प्रकार रेशम के प्रकार हैं। आगे, स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। पॉइंट है, 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में है। ये जो 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना हुई थी वह है 2018 के अनुसार। आगे, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है वह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में, यहीं पे हाथी का भी अभी ओपन किया गया है। पॉइंट दिया गया है, देश में दूध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, दूसरा मानसी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग मेहसाना, तीसरा जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालमपुर, बनासकाठा, सिलीगुड़ी, जालंधर तथा इरोड से प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वह हरियाणा के हिसार में शामिल है। अब अगला चैप्टर है हमारा खनिज। मिनरल से संबंधित सभी प्रमुख पॉइंट को जानेंगे। पहले अगर बात करें तो खनिज है वह 3 प्रकार की खनिज होती है। धात्विक खनिज यानी मेटैलिक, नॉन मेटैलिक और इनर्जेटिक। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। बात करें धात्विक खनिज की तो धात्विक खनिज यानी मेटैलिक खनिज में आते हैं लौह तत्व, अलौह तत्व और बहुमूल्य खनिज। लौह तत्व जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, ये सभी लौह तत्व है। वही अलौह तत्व की बात करें तो वैसे तत्व जिसमें लोहे का अंश न हो, यह है तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। एक है बहुमूल्य खनिज जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सभी आते हैं। आगे है धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चुनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर शामिल है। ऊर्जा खनिज की बात करें, ऊर्जा खनिज जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वह है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस।
और यह सभी जीवाश्म से प्राप्त होती है। आगे जानेंगे भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। वैसे शैल तंत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं वह है धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार है। खनिज संसाधनों के जो बृहद भंडार है वह है दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है। खनिज संसाधनों में भारत के सभी 28 राज्यों में जो सर्वाधिक संपन्न है वह है कर्नाटक। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना भी पाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ओडिशा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न कर्नाटक और खनिज उत्पादन में अग्रणी ओडिशा। यहाँ पॉइंट दिए गए हैं लौह अयस्क के प्रकार। जो लौह अयस्क होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। मैग्नेटाइट जिसे Fe3O4 कहा जाता है, हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट 2Fe2O3 3H2O और सीडेराइट Fe2CO3। भारत में लौह अयस्क किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। भारत में जो लौह अयस्क है यह धारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है और यहीं पर सबसे ज़्यादा खनिज भी पाए जाते हैं। प्रसिद्ध लौह अयस्क आयरन ओर खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है। आयरन अयस्क जो है इसके लिए कुद्रेमुख एक प्रसिद्ध जगह है, वह है कर्नाटक राज्य में। आगे राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। राजस्थान का जो नाथरा की पाल क्षेत्र है वह मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए पाया जाता है और वही राजस्थान का खेतड़ी जो है वह है तांबा के लिए। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। बैलाडीला खान जो है वह लौह अयस्क से संबंधित है। पॉइंट है तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मजालखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। क्लियर है। सर्वाधिक उत्पादन के लिए तांबा का क्षेत्र मध्य प्रदेश और सर्वाधिक भंडार के लिए राजस्थान। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता यानी जिंक एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में। ये पूरे एशिया की उच्च कोटि का जिंक और लीड का बात कर रहा है। विंध्य शैलों में किसके बृहत भंडार पाए जाते हैं। विंध्य शैल जो है वहाँ पर हमें ज़्यादातर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर देखने को मिलती है। आगे बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य है। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह है ओडिशा और गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। वही भारत का कौन सा राज्य अब्रक यानी मीका का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश। क्लियर है। यानी सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन में ओडिशा एवं गुजरात, टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ और अब्रक के लिए आंध्र प्रदेश। पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी अब्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। आगे भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मार्बल कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर सर्वोत्तम उच्च कोटि की मार्बल होती है वह है राजस्थान का मकराना में। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है। जो क्वार्टजाइट है यह मेटामॉर्फोज यानी बलुआ पत्थर का एक कायांतरित रूप है। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार मोनोपोली है। क्रोमाइट जो है सबसे ज़्यादा ओडिशा राज्य में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे एकाधिकार के रूप में भी जाना जाता है। आगे पॉइंट है भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होती है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे सांभर झील किस राज्य में स्थित है। भारत में ग्रेनाइट की पत्तियां
पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ग्रेनाइट की पट्टी यह पाई जाती है ज़्यादातर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ललितपुर के जगह में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? केरल का जो समुद्री तट है वहाँ पर मोनोजाइट नामक परमाणु खनिज पाया जाता है। जादूगोड़ा किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यानी कि बादाम पहाड़ खदान जो है कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और यहाँ पर हेमाटाइट यानी कि लोहे का अयस्क पाया जाता है जो कि मयूरभंज और क्योंझर से निकाला जाता है। आगे, वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान यानी इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन। एलुमिना में भारत का स्थान है चौथा और विश्व उत्पादन में इसका योगदान सिर्फ 5%। मैग्नीज उत्पादन में देखें, मैग्नीज अयस्क के लिए वह है भारत का स्थान विश्व में छठा और कुल उत्पादन का विश्व के 4.0%। क्रोमाइट खनिज के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा और विश्व उत्पादन में कुल 8.20%। कच्चा तेल की बात करें तो भारत में तो कच्चा तेल है ही नहीं, फिर भी यह 23वां स्थान रखता है विश्व में और विश्व उत्पादन का 0.9%। बायराइट की बात करें तो बायराइट में भारत का स्थान तीसरा कुल 13.54%। बॉक्साइट उत्पादन में 5वां स्थान कुल उत्पादन का 9.57%। कोयला एवं लिग्नाइट में भारत का स्थान दूसरा कुल उत्पादन का 8.13%। सीमेंट उत्पादन में दूसरा 6.9%। लौह अयस्क में भारत का स्थान चौथा और 4.69%। ग्रेफाइट जो कि एक प्राकृतिक रूप का ग्रेफाइट है उसमें दूसरा स्थान। जिंक के लिए भारत का स्थान तीसरा और पूरे विश्व के उत्पादन का 5.7%। बेंटोनाइट में भारत का स्थान चौथा। स्टील जो कच्चा या द्रविक रूप में होता है वह तीसरा और उत्पादन का 5.56%। रॉक फॉस्फेट या एपेटाइट इसके उत्पादन में भारत 16वां स्थान। एल्यूमिनियम के लिए भारत का स्थान 5वां कुल उत्पादन का 4.08%। सीसा उत्पादन में 14%, 14वां नंबर 1.36%। ताम्र जो कि रिफाइंड रूप की होती है उसमें 7वां 3.45%। पायरोफाइलाइट जिसमें 2012 में ये सभी बताए गए थे दूसरा। अब्रक कच्चा अब्रक के स्थान में 16वां 0.5%। वही अस्टियाटाइट जो 2012 के अनुसार दूसरा। काइनाइट, इंडुलूसाइट एवं सिलेमेनाइट के उत्पादन में तीसरा 18.72%। वही टॉक जो कि सेल खड़ी में पाया जाता है उसके उत्पादन में दूसरा 15.3% पूरे विश्व के उत्पादन में। अब आगे कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र देखेंगे। निकेल खनिज का जो भंडार है वह ओडिशा में लगभग पूरे राज्य का यानी पूरे देश का 92.0%। उसके बाद झारखंड। आगे और निकेल का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वह है झारखंड और क्षेत्र है कटक, सुकिंडा क्षेत्र और क्योंझर में। आगे टंगस्टन के मुख्य भंडार कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। मुख्य उत्पादक राजस्थान और महाराष्ट्र। क्षेत्र है राजस्थान का डेगाना। बायराइट खनिज का मुख्य भंडार आंध्र प्रदेश में जहां पर कुल भंडार का 94%। मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान और यह मंगमपेट जिसे कुडप्पा जिला में भी यह पाया जाता है। अगला फायर क्ले जिसे अग्निशः मिट्टी कहा जाता है, इसका मुख्य भंडार गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संस्तरों में।
मुख्य उत्पादक गुजरात एवं राजस्थान, और यह झारखंड का झरिया एवं पश्चिम बंगाल का रानीगंज। फ्लोराइट उत्पादन में गुजरात एवं राजस्थान, और मुख्य उत्पादक गुजरात एवं महाराष्ट्र, और उत्पादक भंडार गुजरात एवं राजस्थान में। काओलिनाइट, जिसे चाइनो क्ले के नाम से जाना जाता है, इसका राजस्थान एवं गुजरात में मुख्य उत्पादक राजस्थान और गुजरात। गार्नेट, यह आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं ओडिशा मुख्य रूप से। एपेटाइट, यह पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय में, और मुख्य उत्पादक पश्चिम बंगाल, जबकि क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया। एस्बेस्टस में राजस्थान एवं कर्नाटक, और मुख्य क्षेत्र राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। फेल्सपार में राजस्थान तथा तेलंगाना में भंडारण और उत्पादन में तेलंगाना तथा राजस्थान। सल्फर का उत्पादन हरियाणा एवं गुजरात में, पायराइट्स का बिहार एवं राजस्थान, काइटनाइट का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, उत्पादन में भंडारण में और उत्पादन में झारखंड एवं राजस्थान। वही सिलीमेनाइट तमिलनाडु और उड़ीसा में, और उत्पादन में आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है, इसे भारत के रूर प्रदेश यानी रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला चैप्टर है हमारा एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा से संबंधित सभी प्रमुख तथ्य को जानेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहेंगे। बात करें ऊर्जा संसाधन की, तो ऊर्जा जो है यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा शामिल है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा से परमाणु ऊर्जा, सेल ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस शामिल है। जाने तो भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। जो भारत में ऊर्जा उत्पादन होती है, सबसे ज़्यादा ताप, फिर जल, फिर वायु, उसके बाद आणविक से। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ वर्ष 2009 में हुआ। पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना, जो कि 2009 में शुरू हुई थी। आगे, काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है। काकरापारा जो है यह गुजरात में परमाणु संयंत्र स्थित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वह है गुजरात। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित है। आगे पॉइंट दिया गया है, भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमताओं में से 69.4% यानी 69.4% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है। ताप विद्युत से 14.8%, अक्षय स्रोतों से 13.9%, पनबिजली से 1.9%, परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर से 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों से 10% का भी पर्याप्त महत्व है। आगे, राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है। राणा प्रताप सागर बांध जो है यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के कोटा में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में प्रथम स्थान तमिलनाडु रखता है। आगे,
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? प्रचुर मात्रा में जो न्यूक्लियर फ्यूल है वह है थोरियम। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? जो शैल तंत्र है कोयला भंडार का वह है गोंडवाना तंत्र। आगे, भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? भारत के जो कोयला उत्पादक में पहला 3 स्थान रखते हैं वह है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? कोयला भंडार में झारखंड और जबकि उत्पादन में झारखंड तीसरे स्थान पर। यहाँ पर दिए गए हैं भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र या स्टेशन। पहला है आंध्र प्रदेश में स्थित जो ताप विद्युत केंद्र है वह है भद्राचलम, कोट्टागुडेम, मानुगुरु और नेल्लौर। वही तेलंगाना में स्थित ताप विद्युत केंद्र रामागुंडम और विजयवाड़ा। असम में बोंगईगांव, चंद्रपुर और कामरूप। कामरूप जो है पहले प्राचीन काल में असम के नाम से ही जाना जाता था। आगे बिहार। बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र है वह है बरौनी और कहलगांव। आगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोरबा जो है ताप विद्युत केंद्र है। दिल्ली। दिल्ली का बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, बनास, धुवारम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महोबा, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन और बांसकावोरी। ये सभी गुजरात के स्थित ताप विद्युत केंद्र है, क्योंकि ताप विद्युत केंद्र में सबसे ज़्यादा अग्रणी जो है वह गुजरात ही है। हरियाणा। हरियाणा का फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख है कालाकोट। आगे झारखंड। झारखंड का ताप विद्युत केंद्र है बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली ताप स्टेशन। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर, चोलाखापर खेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस, पारल, ट्रॉम्बे, उज्जैनी और उरान। उज्जैनी जो है यह महाराष्ट्र का उज्जैनी है। आगे मणिपुर। मणिपुर का लोकटक जो कि इम्फाल में स्थित है यह ताप विद्युत केंद्र है। पंजाब का भटिंडा और रूपनगर। राजस्थान का अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन और सवाई माधोपुर। ओडिशा। ओडिशा का बाली, मेला और तलचर। तमिलनाडु। तमिलनाडु का एन्नौर, मेट्टूर, नेवेली और तूतीकोरिन। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बहराइच, दोहरीघाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरापनकी, परीक्षा और टुंडला। वही पश्चिम बंगाल का ताप विद्युत स्टेशन बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़ है। विश्व का सबसे लंबा हीराकुंड बांध है जो ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। आगे कोयले के प्रकार। कोयला जो होती है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। यहाँ पर उसके सभी के कोयले के प्रकार दिए गए हैं, उपनाम दिए गए हैं, स्वरूप व कार्बन की मात्रा दी गई है और क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं। पीट कोयला। पीट कोयला जो है यह निम्न कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें नमी की अधिक मात्रा और 40% से कम कार्बन होती है। लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट जो है जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, जलने पर धुआं अधिक व 40 से 60% तक कार्बन। लिग्नाइट कोयला का जो क्षेत्र है वह है तमिलनाडु का अरकाट जिसे नवेली के नाम से भी जाना जाता है, असम का लखीमपुर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, कश्मीर का करेवा क्षेत्र। बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस को काला कोयला भी कहा जाता है और इसमें कार्बन के प्रतिशत 60 से 80% होती है। बिटुमिनस कोयला मुख्य रूप से
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में पाया जाता है। एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट जो है यह उच्च या कठोर कोयला के नाम से जाना जाता है। जलते समय धुआं रहित यहाँ की इससे बहुत ही कम धुआं निकलती है और कार्बन का प्रतिशत मात्रा 80 से 90%। एंथ्रासाइट कोयला जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में पाया जाता है। आगे, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला किस राज्य में अवस्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र यह छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। पॉइंट है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? झरिया में। आगे, लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में। लिग्नाइट कोयला जो है यह सबसे ज़्यादा इसकी भंडार तमिलनाडु में है। आगे, विश्रामपुर जो छत्तीसगढ़ में है, विश्रामपुर किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। अब यहाँ पर दिया गया है भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। झारखंड, झारखंड का जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वह है झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल का कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, बरजोरा और बीरभूम। ओडिशा का कोयला उत्पादक क्षेत्र तलचर, संबलपुर, ईब नदी घाटी। ईब नदी घाटी जो है ओडिशा में पाई जाने वाली एक नदी घाटी है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का उमरिया और सिंगरौली। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, सिंदूरगढ़, मांदरायगढ़ और विश्रामपुर। तेलंगाना राज्य का गोदावरी घाटी और सिंगरैनी, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सिंगरैनी और सिंगरौली। सिंगरौली जो है वह मध्य प्रदेश, जबकि सिंगरैनी जो है तेलंगाना में। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कामपट्टी और बीदर। बीदर, कामपट्टी और वर्धा ये महाराष्ट्र राज्य का कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हमने इस बॉक्स में जाना भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, जिनमें सभी राज्यों के कुछ इम्पोर्टेंट कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। अब आगे यहाँ पर है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? भारत का जो सबसे बड़ा तेल संकट था वह था 1970-80 के मध्य में। इसके बाद ही तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा तेल जमा करने के लिए यानी तेल रखने के लिए एक कुआं का निर्माण किया गया है। आगे, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? हाइड्रोजन विजन का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। आगे है, भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई थी। यानी यहाँ पर दिया जा रहा है कौन कौन से बेसिन में कितना तेल उत्पादन की गई है। सबसे पहला है ऊपरी असम बेसिन। असम बेसिन में जो विस्तार है इसका वह है 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी बंगाल बेसिन जिसमें 60,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी हिमालयन बेसिन में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन जहाँ पर 95,000 वर्ग किलोमीटर का विस्तार है। उत्तरी गुजरात बेसिन में 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का। गंगा घाटी बेसिन में 3,85,000 वर्ग किलोमीटर। तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर और खंबात, बॉम्बे हाई अब तटीय क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज जो प्राप्त हुई वह है गंगा घाटी बेसिन, जहाँ से 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। आगे, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र। भारत में तेल उत्पादन में 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है।
ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। आगे, बिहार के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। जो 1/4 हिस्सा है कुल ऊर्जा का, जिसमें जो जल का भाग है 1 भाग। आगे पॉइंट, भारत में तेल अन्वेषण यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL करता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? दक्षिणी बेसिन से। आगे, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? नेचुरल गैस का उत्पादन भारत में बॉम्बे हाई से। आगे, KG-D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार हैं? प्राकृतिक गैस बेसिन का, प्राकृतिक गैस का। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया? माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? असम का डिगबोई। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? राजस्थान का रावतभाटा। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में किस के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी के लिए खंबात की खाड़ी। आगे, भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की संख्या। केंद्र कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कुंडनकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, नरौरा उत्तर प्रदेश और तारापुर महाराष्ट्र। कुल 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा कार्यशील जो कि कार्य कर रहा है वह है 7। आगे, भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? सिर्फ 2.1%। आगे, भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र PHWR भारी संयंत्र दिया गया है, राज्य दिया गया है और स्थापित वर्ष। जो 8 जो है प्रमुख भारी जल रिएक्टर संयंत्र है उसके बारे में। नांगल जो है यह पंजाब में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में की गई। बड़ोदरा भारी जल रिएक्टर क्षेत्र गुजरात का 1980 में। तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित 1978 में स्थापित। कोटा राजस्थान में 1985 में और तालचर उड़ीसा में 1985 में स्थापित। थाल जो कि महाराष्ट्र में है इसकी स्थापना 1987 में हुई। हजीरा जो है गुजरात में और 1991 में इसकी स्थापना हुई। मानगुरु यह तेलंगाना में 1991 में स्थापित। यानी भारत का पहला भारी जल रिएक्टर नांगल पंजाब का 1962 में। आगे, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र है। भारत में तेल शोधक संयंत्र कुछ इस प्रकार से। डिगबोई जो है IOC के अंदर यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर में है वह है। इसकी स्थापना डिगबोई की असम में उत्पादन शुरू किया 1901 से। ट्राम्बे जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत में है मुंबई में और यह महाराष्ट्र में। उत्पादन वर्ष है इसका 1954। दूसरा है ट्राम्बे में ही स्थित BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत महाराष्ट्र में 1955 से ये अपना उत्पादन शुरू किया। विशाखापट्टनम जो कि HPCL के अंदर है आंध्र प्रदेश 1957 में। नून माटी जो है गुवाहाटी में है IOC के अंतर असम 1962 में। बरौनी जो है यह बिहार में स्थित IOC के अंदर यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत बरौनी रिफाइनरी बना था 1964 में। कोयली जो है यह गुजरात में स्थित है और इसका उत्पादन वर्ष है 1965। कोचिन जो है KRL यानी केरला रिफाइनरी के अंतर्गत है और यह केरल जो कि 1966 से।
मनाली, मनाली जो है CPCL के अंतर्गत है, तमिलनाडु 1969 में। हल्दिया, हल्दिया जो है IOC के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 1975 से। बोंगईगांव जो कि BRPL के अंतर्गत है, असम में, वह है 1979 से इसका उत्पादन वर्ष। चेन्नई CPCL यह तमिलनाडु में स्थित है। वही नागपट्टनम जो कि CPCL के अंतर्गत तमिलनाडु में 1993 से उत्पादन वर्ष। मथुरा, मथुरा संयंत्र जो है वह IOC के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1982 से अपना उत्पादन कार्य शुरू किया। मंगलौर MRPL कर्नाटक में स्थित 1998। पानीपत करनाल जो कि IOC के अंतर्गत है, हरियाणा में 1998 से उत्पादित। नुमालीगढ़ NRL जो कि असम से है, 1999 में। जामनगर RPL जो कि गुजरात 1999 से। उसके बाद तातीपाका ONGC के अंतर्गत वाइल्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है आंध्र प्रदेश 2001 में तातीपाका बना। बादीनाथ जो कि इसार के अंतर्गत है, गुजरात 2006 में। भटिंडा HPCL का पंजाब में 2008 में। बीना BPCL के अंतर्गत मध्य प्रदेश 2009 में। और पारादीप जो कि 2010 में बना था IOC के अंतर्गत उड़ीसा में। आगे नोट, RPL जो जामनगर व इसार बादीनगर निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा और BPCL बीना मध्य संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, RPL जो कि जामनगर में है, ये जो गुजरात का है 1999 बना, और इसार जो बादीनार का है गुजरात का 2006 में बना। ये एक प्राइवेट कंपनी है। और HPCL और BPCL जो भटिंडा और बीना में है, मध्य प्रदेश पंजाब में, यह संयुक्त क्षेत्र यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का है। आगे भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुक्खा तथा ताला विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। कहाँ? भूटान में संकोस, मांगदेछू, चुक्खा और ताला जल विद्युत परियोजना। आगे विद्युतीकरण के संबंध संस्थान व उपक्रम। संस्थान है, मुख्यालय है और स्थापना वर्ष। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC महारत्न कंपनी है यह, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। NTPC की स्थापना 1975 में। आगे राष्ट्रीय पन बिजली निगम जो कि NHPC यानी मिनी रत्न कंपनी है, और राष्ट्रीय पन बिजली निगम फरीदाबाद इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1975 में की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1969 में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, जिसे PTC इंडिया के नाम से जाना जाता है, पावर थर्मल कॉरपोरेशन, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है, 1999 में बना था। आगे राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI फरीदाबाद में इसकी मुख्यालय स्थापना हुई 1965 में। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जिसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित हुआ 2002। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 में, मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड, पावर ग्रिड जो लिमिटेड है, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में, 1989 में। आगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1964। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ये इसकी स्थापना 1959 में नोएडा में। आगे भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? रामपुर जो है भारत में पहला ऐसा गांव है जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाई गई थी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पॉइंट है
भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों से में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। आगे, भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। आगे, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है? ऊष्मीय ऊर्जा का। आगे, शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन वाले क्षमता वाले राज्य। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 8,631 मेगावाट, गुजरात में 5,955, महाराष्ट्र 4,788, कर्नाटक 4,682 और राजस्थान 4,299। आगे, भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? मैग्नीज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है? अभ्रक की जो 3 प्रमुख किस्में श्वेत, पीत और श्याम अभ्रक। आगे, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता, प्रयुक्त स्रोत संयंत्रों की संख्या और क्षमता मेगावाट में। कोयला आधारित संयंत्र कुल भारत में 21 से 39,555 मेगावाट क्षमता प्राप्त होती है। गैस एवं तरल ईंधन आधारित 7 4017, जल आधारित 1 800 क्षमता मेगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जिसे सौर ऊर्जा भी कहा जाता है, भारत में कुल 12 संयंत्र है, 50, और पवन आधारित एक है, उसकी क्षमता 50 मेगावाट। आगे, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भावनगर, गुजरात में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना रूस के साथ किया गया था। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? सतारा महाराष्ट्र में स्थित पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट है, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन। देश का प्रथम सोलर पावर थर्मल स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोख में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी से भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। आगे, एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कोयले की मात्रा का लगभग 80 से 95% तक होती है। अब अगला चैप्टर है हमारा परिवहन एवं संचार।